हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर। आज हमारा है पार्ट 11। और आज के पार्ट 11 में हम जानेंगे एलसी दोलन और उदाहरण 7.11 की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलसी दोलन या फिर हम इसे कह सकते हैं एलसी ऑसिलेशंस। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? आप दोलन के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। कक्षा 11वीं में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं दोलन, जिसमें आप इसके बहुत सारे उदाहरणों को जानते हैं कि दोलन किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम दोलन की बात क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा है एल परिपथ, हमने पढ़ा सी परिपथ, हमने पढ़ा एसी सोर्स के साथ। तो यहाँ पर अगर हम एलसी परिपथ को देखें तो एलसी परिपथ क्या होता है? एक ऐसा परिपथ है जहां पर एल और सी यानी संधारित्र और प्रेरक एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में उपस्थित होते हैं। तो उससे जो परिपथ बनता है उसे कहते हैं एलसी परिपथ। तो जो एलसी परिपथ होता है वह दोलन की जो घटना होती है उसको प्रदर्शित करता है, इसलिए हम यहाँ पर एलसी दोलन को पढ़ने वाले हैं। तो ये किस तरह से होता है, किस तरह से यहाँ पे दोलन की क्रिया होती है, वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि जो संधारित्र होता है तथा प्रेरक क्रमशः वैद्युत और चुंबकीय ऊर्जा संचित करते हैं, यानी कि जो संधारित्र होगा वो वैद्युत ऊर्जा का संचय व जो प्रेरक होता है वो चुंबकीय ऊर्जा का संचय करता है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो संधारित्र है वो t बराबर 0 समय पर उस पर QM आवेश उपस्थित है। संधारित्र है जो कि आवेशित है और उस संधारित्र को हम एक प्रेरक के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे आप परिपथ में देख सकते हैं। तो जैसे ही परिपथ पूर्ण होगा, क्योंकि हमारा संधारित्र स्टार्टिंग में आवेशित था, जैसे ही संधारित्र एक प्रेरक के साथ जुड़ करके और हमारा परिपथ पूर्ण होता है, तो संधारित्र में से कुछ आवेश जो होंगे वो परिपथ में निकलना स्टार्ट होंगे, यानी संधारित्र विसर्जित होगा। और इसका मतलब ये होगा कि संधारित्र का आवेश कम होना प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि परिपथ में धारा प्रभावित हो जाती है, क्योंकि धारा प्रभाव के लिए हमें क्या चाहिए? आवेश चाहिए। तो आवेशों का प्रभाव यानी कि धारा वहां पे प्रभावित होने लगती है। तो मान लेते हैं कि जिस क्षण टी पर जो आवेश है वो Q है और परिपथ में धारा I है। तो हम किरचॉफ के लूप के अनुसार उस एलसी परिपथ के लिए कह सकते हैं कि Q अपॉन सी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी बराबर 0 होगा, क्योंकि किरचॉफ के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि समेशन ऑफ V बराबर होता है 0 के। तो हम कुल वोल्टेज यहाँ पे निकाले तो ये संधारित्र के लिए आएगा, ये प्रेरक के लिए आएगा, और सोर्स हमारे पास कुछ भी वोल्टेज नहीं है तो ये 0 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो I बराबर होता है वो होता है माइनस जी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ पर माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर आवेश जो है वो कम हो रहा है और जो I है यानी धारा है वो बढ़ रही है। तो इस वाली इक्वेशन को अगर हम Q के टर्म में लिखे, यानी जो हमारे पास I वाला टर्म है उसको भी हम Q वाले टर्म में लिखे, क्योंकि I की जगह हम रखेंगे यहाँ पे माइनस जी क्यू अपॉन डी टी। तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है, दैट इज जी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी क्यू बराबर 0। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये इक्वेशन जाने पहचाने से लगेगी। याद कीजिए, ये आपने इक्वेशन कहाँ पे पढ़ी है? यस, आपने इक्वेशन पढ़ी है सरल आवर्त गति के समीकरण। सरल आवर्त गति की समीकरण क्या होती है? वो होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 0। तो यही इक्वेशन आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यही हमारे पास इसी फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या है? ये वाला टर्म है। ठीक है, और एक्स की जगह क्या है? एक्स की जगह है डिस्प्लेसमेंट, और डी एक्स अपॉन डी टी की जगह क्या है? डी क्यू अपॉन डी टी का स्क्वायर। तो यही यहाँ पे डिफरेंस है इस तरह का। तो हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र का जो आवेश होगा वो सरल आवर्त दोलन करता है। तो कौन यहाँ पे सरल आवर्त दोलन कर रहा है? संधारित्र का आवेश। इसके अगर आप प्राकृतिक आवृत्ति को देखें, इस इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन और प्रीवियस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हम ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आएगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल एल सी। दिस इज अ प्राकृतिक आवृत्ति ऑफ संधारित्र का सरल आवर्त दोलन की। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये आवृत्ति होगी उसके साथ उस पर समय के साथ ज्यावक्रीय रूप से परिवर्तन होता है, और इसको हम इस सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं कि Q बराबर होता है QM cos ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, यहाँ पर QM क्या है? QM आवेश का एक शिखर मान है। यहाँ पर फाई एक कला का अंतर होता है इनके बीच में। तो चूंकि t बराबर 0 समय पर Q बराबर QM है, cos फाई की वैल्यू 1 है, यानी फाई की वैल्यू 0 है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि Q बराबर होता है QM cos ओमेगा नॉट t।
तो यहाँ पर हम जानते हैं कि I बराबर होता है माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि हमारे पास धारा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आई एम क्या है, आई एम की वैल्यू हो जाती है ओमेगा नॉट क्यू एम। तो इस तरह से हमने देखा कि एलसी दोलन के केस में हमारे पास जो संधारित्र का आवेश होता है वो एक सरल आवर्त दोलन गति करता है। आवेश का मान कुछ इस तरह से और धारा का मान हमारे पास कुछ इस तरह से आता है एलसी दोलन में। तो ये दोनों मान आपको याद रखने हैं, क्यू का और धारा का मान। आगे अब हम बात करेंगे कि ये परिपथ में दोलन आखिर होता कैसे। हम बात कर रहे हैं कि एल से दोलन होता है, लेकिन ये दोलन किस तरह से होता है ये हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम वही परिपथ दोबारा से कंसीडर करेंगे कि जिसमें एक संधारित्र है जो कि कुछ आवेशित है पहले से, और उसको हमने जोड़ दिया है एक प्रेरक से। लेकिन ये ध्यान रहे कि हमारा जो परिपथ है यहाँ पे अधूरा है, यानी स्विच ऑन नहीं है। ठीक है, तो स्विच ऑन नहीं है जब, तो होता क्या है कि जो संधारित्र है वो तो आवेशित है। संधारित्र आवेशित है, इसका मतलब उसकी कुछ ऊर्जा होगी, कुछ वैद्युत ऊर्जा उसकी होगी, और कितनी है वो है क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, मैक्सिमम पर है यानी क्यू एम स्क्वायर है। जबकि संधारित्र, क्योंकि परिपथ पूर्ण नहीं है, धारा प्रभावित नहीं हो रही है, तो संधारित्र पर जो ऊर्जा होगी वो शून्य है। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमारा इस तरह से हो जाता है। वही हमने यहाँ पे लिखा है हमारे पास। तो कुल ऊर्जा जो होती है वो कुल ऊर्जा आ जाती है यू ई बराबर हाफ क्यू एम स्क्वायर सी। ठीक है, सेकंड केस में क्या होता है हमारे पास कि हमने स्विच ऑन कर दिया, यानी परिपथ हमारा पूर्ण हो चुका है। जब परिपथ पूर्ण हो चुका है तो इस केस में संधारित्र का जो आवेश है वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। परिपथ में संधारित्र निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि संधारित्र से जो आवेश निकलेंगे तो परिपथ में धारा प्रभावित होती है। अब जब धारा प्रभावित होगी तो जो प्रेरक है वो चुंबकित होना स्टार्ट होगा। जब वो चुंबकित होना स्टार्ट होगा तो उसमें चुंबकीय ऊर्जा क्या होगी, संचित होना स्टार्ट होगी। इसका मतलब अब इसकी जो ऊर्जा है वो नॉन जीरो के इक्वल है, और इसकी ऊर्जा तो नॉन जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो t बराबर 0 समय पर ही हमने क्या कर दिया, स्विच बंद कर दिया, संधारित्र विसर्जित होने लगा और धारा बढ़ती गई और प्रेरक में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होने लगता है। प्रेरक में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होगा, यानी इसकी ऊर्जा कितनी आ जाएगी, हाफ एल आई का स्क्वायर। यूबी बराबर आ जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। दिस इज सेकंड केस। अब थर्ड में क्या होगा, किस तरह का होगा, थर्ड में ऐसा होगा कि जो धारा है वो अपने शिखर मान पे पहुंच जाएगी। धारा शिखर मान पे पहुंच जाएगी, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो हमारा संधारित्र था वो पूरी तरह से अनावेशित हो चुका है। इसका मतलब उसके जो चार्जेस थे, जो उसका आवेश था, वो पूरी तरह से परिपथ में निकल चुके हैं। और इस केस में जो हमारा प्रेरक है वो अपनी मैक्सिमम ऊर्जा पर है, और हमारा जो यूई है, जो हमारी संधारित्र की ऊर्जा है वो 0 हो चुकी है। ये कौन से टाइम पर हुआ, मान लेते हैं ये t बराबर t अपॉन 4 टाइम पर हमारे पास होता है, धारा का अधिकतम मान होता है। तो कुल जो हमारी ऊर्जा थी, वैद्युत ऊर्जा, वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित हो गई, यानी ऊर्जा का मान आ चुका है हाफ एल आई एम का स्क्वायर। जैसे हमारा थर्ड सिनेरियो है। फोर्थ में क्या होता है, अब होगा ऐसा कि दोबारा से जो धारा है परिपथ की वो संधारित्र को आवेशित करना स्टार्ट करेगी। अब वो आवेशित होना स्टार्ट होगा। ठीक है, आवेशित होना स्टार्ट होगा। इस केस में ध्यान रखना है, इस बार जो आवेशित होगा उसकी ध्रुवता बदल जाएगी, यानी कि जो प्लेट पहले माइनस थी वो प्लस बन जाएगी, और जो प्लेट पहले प्लस थी वो अब माइनस बन जाएगी। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पे। दोबारा से इनकी ऊर्जा जो होगी वो नॉन जीरो के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब आवेश, जो जो संधारित्र है वो आवेशित हो चुका है तो उसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, और हमारे पास ये क्रिया जो होगी बार बार दोहराई जाती है। बार बार दोहराने के बाद जो उसकी इनिशियल स्टेज थी वो दोबारा से प्राप्त हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी। और इस प्रणाली में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ऊर्जा जो है वह संधारित्र और प्रेरक के बीच दोलन करती है। ठीक है, तो इस तरह से परिपथ में क्या होता है, दोलन की क्रियाएं होती रहती है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि परिपथ में दोलन कैसे होता है, ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक टेबुलर फॉर्म में देखने वाले हैं कि यांत्रिक निकाय और वैद्युत निकाय की कुछ राशियों में क्या क्या समतुल्यता होती है। यानी कि जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था दोलन, वहां पे हमने यांत्रिक सिस्टम के बारे में कॉन्सेप्ट में पढ़ा था दोलन। यहाँ पे अभी हमने जो पढ़ा है वो वैद्युत निकाय के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। यानी कि हम जब वहां पे पढ़ते हैं क्लास 11th में दोलन को, तो हमने द्रव्यमान को एम लिया था, लेकिन यहाँ पे हम द्रव्यमान के लिए एक समतुल्य राशि का प्रयोग करें एल। यहाँ पे बल नियतांक k, और यहाँ पे उसी के समतुल्य है 1/c, दैट इज धारिता। विस्थापन x था और आवेश है q। वेग यहाँ पे v है, तो धारा यांत्रिक ऊर्जा
की तरह हमने यहाँ पे पढ़ा है वैद्युत चुंबकीय ऊर्जा, और कुल ऊर्जा इस तरह से है, यहाँ पे कुल ऊर्जा इस तरह से। तो इस तरह की ये राशियां समतुल्य होती है दूसरे के। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है इस केस में, ऐसे दोलन में, कि प्रत्येक प्रेरक का क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, और ये जो प्रतिरोध होता है वो आवेश और परिपथ में जो धारा होगी उस पर अवमंदक प्रभाव डालता है, उसको रोकने का कार्य करता है, उस मार्ग में बाधा डालता है। तो अंततः जो दोलन होता है वो समाप्त हो जाते हैं। यदि प्रतिरोध मान लेते हैं शून्य है, तो भी निकाय की कुल ऊर्जा क्या होगी, नियत नहीं रहेगी। यह निकाय से वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरित हो जाएगी। वास्तव में हम रेडियो और टीवी संप्रेषकों की जो कार्य प्रणाली होती है इन्हीं विकिरणों से ऊपर निर्भर करती है। तो ये हुआ हमारा एलसी दोलन का लेक्चर पूरा। हम इसी से रिलेटेड एक उदाहरण को देखते हैं 7.11 को। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि एलसी परिपथ के मुक्त दोलनों में संधारित्र और प्रेरक में संचित ऊर्जाओं का योग समय के बदलने पर नहीं बदलता है, मतलब उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि संधारित्र जो ऊर्जा है दैट इज यूसी मान लेते हैं उसको, और जो प्रेरक की ऊर्जा मान लेते हैं उसको है वो है यूएम। उनकी ऊर्जाओं का जो योग है वो समय के साथ नहीं बदलता है, मतलब वो समय पर निर्भर नहीं है। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो उसका आप क्या कर सकते हो, आप इसमें कैसे कर सकते हो कि पहले आप संधारित्र के लिए ऊर्जा निकालिए, फिर आप प्रेरक के लिए ऊर्जा निकालिए, उनका योग कीजिए, और योग करने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये समय पर निर्भर क्यों नहीं करती है। ठीक है, तो पहले आप इसे खुद ट्राई कीजिए करने की, एंड देन इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो हमने अभी भी एलसी दोलन को डिस्कस किया था, हमने जाना था कि संधारित्र पर आवेश टी होता है किसी समय टी पर, और परिपथ में धारा टी होती है। क्यू का जो मान आता है वो आता है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और धारा का जो मान आता है वो बराबर आता है माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम समय टी पर, ये संधारित्र है हमारे पास, अगर हम समय टी पर संधारित्र में संचित ऊर्जा को निकालें तो उसका जो मान आएगा वो बराबर आता है हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं कि हाफ क्यू स्क्वायर सी अपॉन सी में। तो आप क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ से ये वाली क्यू की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा यू ई वो बराबर आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसी तरह से हम प्रेरक के निकालेंगे ऊर्जा, उसका मान होता है हाफ एल आई का स्क्वायर। आई की वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पे पीछे से, यहाँ पर ओमेगा जो आप दिखाई दे रहा है आपको, इस बार ये ओमेगा जो आपको दिखाई दे रहा है, तो उसकी जगह जो आप मान रखेंगे वो रखेंगे 1/√LC। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा दिस। आप क्या करेंगे, हम इन दोनों का योग करेंगे, आप इसको योग करेंगे इसका, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें रिजल्ट को, तो आपको समझ में आएगा जो ऊर्जाओं का योग है वो किस पर निर्भर कर रहा है। यस, वो निर्भर कर रहे हैं एक तो आवेश पर और दूसरा संधारित्र पर, और ये दोनों ही राशियां समय पर निर्भर नहीं करती है। जब ये दोनों समय पर निर्भर नहीं करती है तो ऊर्जा समय पर निर्भर कैसे करेगी? दिस इज अ रिजल्ट। क्योंकि Q और C दोनों ही समय पर निर्भर नहीं करती, इसलिए यह योग जो होगा वो समय के साथ नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये मेरे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्यों ऊर्जा का योग होता है वो समय के साथ नहीं बदलता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। हमने देखा संधारित्र का जब वो किसी प्रेरक के साथ जुड़ता है तो वो दोलन की परिघटना को प्रदर्शित करता है। हमने देखा किस तरह से परिपथ पूर्ण होता है तो धारा जो है परिपथ में प्रभावित होने लगती है। हमने दोलन की कोणीय आवृत्ति देखी। उसके बाद हमने देखा संधारित्र पर कितना आवेश रहता है और क्या उसको धारा का मान बनता है। हमने देखा कि किस तरह से दोलन की गति होती है। पहले संधारित्र आवेशित हुआ रहता है तो उसकी ऊर्जा इस प्रकार से रहती है, फिर बाद में संधारित्र की ऊर्जा जो होती है घटती है और प्रेरक की ऊर्जा जो है बढ़ती है। थर्ड केस में क्या होता है कि संधारित्र जो होता है पूरी तरह से निरावेशित हो जाता है, और मैं मतलब होगा क्या, फिर वो संधारित्र पूरी तरह से निरावेशित हो जाता है, उसकी ऊर्जा जो है वो शून्य हो जाती है और चुंबकीय ऊर्जा बढ़ जाती है। उसके बाद फोर्थ केस होता है इस तरह से, ये हमने सारा डिस्कस किया, आप इसको रीड कर सकते हैं। और अंत में क्या होगा, ये क्रिया जो है बार बार चलता रहता है ऐसा क्रम, यानी कि जो ऊर्जा होगी वो प्रेरक और संधारित्र में एक तरह से क्या होती है, दोलन करती रहती है। इसी को हम कहते हैं कि परिपथ में दोलन हो रहा है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जानने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।